सबसे शुरुआती दौर की पढ़ाई होती है और वो होती है अक्षर। अक्षर का दूसरा नाम है बेटा वर्ण। कुछ टीचर्स इसको अक्षर पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स इसको वर्ण पढ़ाते हैं। वर्ण बोलिए या अक्षर बोलिए, दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि सर हम अक्षर या वर्ण कहते किसको हैं, वर्ण या अक्षर कहते किसको हैं। तो इसमें आपने लिखा है कि ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ध्वनि का मतलब है आवाज, यानी आपके मुख से जो आवाज निकल रही है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो बता रहे हैं कि ध्वनि की उस छोटी सी इकाई को जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब हम बता रहे थे आपको कि अक्षर किसे कहते हैं। अगर कोई पूछने लगे, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ कोई पूछने लगे, तो उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं, और यह क्षर यानी क्षय, क्षय मतलब होता है नाश, यानी जिसका नाश ना हो सके, यानी जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। फिर वहीं पर आ गया आपका परिभाषा कि अक्षर किसे कहेंगे, तो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग कि अ, आ, छोटी बड़ी, क, ख, ग, घ इत्यादि ये सब अक्षर हैं या वर्ण हैं। अब कल एक लड़की कही कि सर क का तो टुकड़ा हो जा रहा है, क्योंकि जेन्युइन सा सवाल है। क हलंत प्लस अ तब जाकर बनता है वो क। तो दो वर्ण यहाँ मिल रहे हैं, मतलब व्यंजन और स्वर। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे हम अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे। लेकिन आगे की पढ़ाई जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क का टुकड़ा भले हो रहा है लेकिन क कौन सा वर्ण है, कौन सा अक्षर है। ख का टुकड़ा भले हो रहा है लेकिन वह कौन सा वर्ण है या कौन सा अक्षर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सवाल आ रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला तो जैसे पुष्प माला होता है, फूलों का जो अनेक अनेक फूलों को तोड़ कर लाते हैं हम लोग अलग अलग, और धागा में सुई के माध्यम से उसको पिरो देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पुष्प माला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हमने लिख दिया, वर्णमाला। क्या लिखा है हमने, वर्णमाला। तो आपका अगर यह जवाब मिलता है वर्णमाला का कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, अगर ऐसा आपने जवाब दे दिया तो आपका पूरा परिभाषा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि वर्णों के क्रमागत समूह को, क्रमबद्ध समूह को, या क्रमशः आना, क्रमबद्ध या क्रमागत, आगत माने आने वाला, अक्रम माने सिलसिलेवार। जैसे क के बाद ख का आना, ख के बाद ग का आना, ग के बाद घ का आना और घ के बाद अंग का आना, इसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। ऐसा नहीं हम कह सकते बेटा कि क के बाद ग लिख दिए, अंग लिख दिए, घ लिख के तब ख लिख रहे हैं अगर, तो इसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। यह वर्णमाला है, नहीं है। वर्णमाला का मतलब ही हो गया कवर्ग, माने क से लेकर अंग तक सिलसिलेवार, चवर्ग, यानी च से लेकर च, छ, ज, झ, य का आना, इसे हम वर्णमाला कहेंगे। ऐसे ही टवर्ग में ट से लेकर पंचमाक्षर तक यानी पांचवें अक्षर तक, टवर्ग का भी मतलब वही हुआ कि त से लेकर न तक। पवर्ग का भी मतलब होता है प से लेकर म तक। तो वर्णमाला हम तभी कहेंगे जब हमारे अक्षर या वर्ण क्रमबद्ध तरीके से सजे हों, मतलब एक के बाद एक सजे हों, तब हम उसे क्या कहेंगे बेटे, वर्णमाला कहेंगे। तीतर बितर यानी खंजड़ा अगर हो जा रहा है तो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है, यहाँ पर देखिए, स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की परिभाषा है बेटे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण बोलते हैं हम लोग, उर्दू की बात करें तो हिज्जा, हिज्जे में, या स्पेलिंग जिसको हम लोग समझ सकते हैं, तो कह रहे कि जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य, अन्य कहते हैं दूसरा को, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े,
तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। सुनो बाबू, स्वर वर्ण का परिभाषा क्या आपने याद किया कि जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए, मतलब अपने आप, किसी से वो सहायता न ले, मांगना न पड़े कुछ उसको उधार पैंचा। उधार पैंचा समझ में आ रहा है? मतलब अड़ोसी पड़ोसी से कुछ मांगना न पड़े। तो जब स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण हो जाएगा तो बेटे उसको हम स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अगर कहना हो आपको अ कहते ही फट से आवाज निकल जा रही है आपके मुंह से, अ, आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण के उदाहरण है, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की सहायता, जैसे हमने यहाँ बताया कि क हलंत, इस हलंत का मतलब, इसको हलंत पढ़ते हैं बेटा, जो ऐसे तिरछा लग जाता है किसी वर्ण में, इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और हलंत का मतलब होता है उसमें का स्वर का खींचा जाना, यानी उसमें क्या स्वर जो है उसको हटा लिया जाना। तो क हम तभी बोल पाएंगे जैसे यहाँ क हलंत, और अ जैसे इसमें आकर लगेगा तभी होगा क। पूरा क तभी कहलाएगा जब उसमें अ आएगा। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जो भी है क से लेकर म तक। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी फिर आगे की पढ़ाई जब आप पढ़ते हैं तो हो जाती है। किसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, किसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये फिर अगले क्लास में आपको मिलेगा। मतलब आप यह जान रहे हैं कि किसी भी वर्ण में जैसे स्वर वर्ण आ रहा है और तब अगर वह बोला जाए तो उसे हम व्यंजन कहेंगे। जैसे अगर आप ख कह रहे हैं तो ख कहते ही आपके जुबान से निकल रही है अ, कहते ही आवाज कौन सी आ रही है? अ की। ऐसे ग भले कह रहे हैं लेकिन आवाज आ रही है अ की। अ जो क्या है? स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। तो सवाल यह है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े। किस वर्ण की सहायता? स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे बेटे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब हम शब्द की बात करें। वर्ण समझ गए, वर्णमाला समझ गए, स्वर वर्ण आप समझ गए और व्यंजन वर्ण समझ गए। अब हम लोग आएंगे शब्द पर। तो यहाँ लिख रहा है कि वर्णों के सार्थक समूह को, कैसे समूह को? सार्थक। सार्थक का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाले तोड़ करके तो स मतलब होता है साथ, स मतलब साथ, सहित, अर्थ मतलब मीनिंग। क्या चीज? मीनिंग। यानी वैसे वर्णों के समूह को जिसका अपना कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो। जैसे यहाँ आपने लिखा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अगर वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं ऐसा कह देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका पूरा परिभाषा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कह दे कि अक्षर यानी वर्ण है यह कौन? म, क भी एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है, और तीनों को एक साथ मिला देंगे तो यह हो जाएगा मकल। मकल कोई भी शब्द नहीं, कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है। वर्णों का समूह होने के बावजूद भी मकल शब्द नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। मतलब आपने क्या समझा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे बेटे? शब्द कहेंगे। जैसे महल कहते ही म, ह और ल अलग अलग वर्ण हैं, और इन वर्णों को जैसे ही हमने मिला दिया तो इसका एक अर्थ निकलने लगा। महल जिसमें राजा रहते हैं या रहता है, ठीक है। जैसे पटना में एक राजा रहता था, ऐसे ही क म ल, क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। अलग अलग वर्णों को हम लाके एक साथ मिला दिए। जैसे कमल हमने कहा तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में, हमारे जेहन में एक शब्द आने लगा जो एक फूल का नाम है कमल।
ऐसे ही अगर न म क, पहाड़, लड़का, ये सब जैसे कह रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकल रहा है, इसलिए यह क्या है, सार्थक है, मतलब ये शब्द है। अब शब्द भेद की बात करें हम जल्दी से। शब्द भेद में हमने यहाँ हाइफन लगाया है, मतलब इसको समासिक चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब वो शब्द के भेद, शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर बेटा शब्द को दो भागों में बांट देते हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक का नाम है बेटे सार्थक शब्द और दूसरे का नाम है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब फिर वही हो गया कि अर्थ के साथ, और निरर्थक का मतलब हो गया निह। निह मतलब नहीं, निह मतलब नहीं, अर्थ माने मीनिंग, यानी जिसका अर्थ न हो उसको निरर्थक कहेंगे। जैसे देखिए ये लिख रहे हैं आप सार्थक शब्द का परिभाषा कि जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। फिर देखिए जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं तो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? सार्थक। किन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं बेटा? तो जिनका अपना अर्थ होता है। जिन शब्दों के अपने एकदम निश्चित कोई ना कोई खास अर्थ रहेगा तो उसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे आपने लिखा है यहाँ चमन, चमन। चमन फुलवारी, बगीचा, गार्डन, इसको चमन कहते हैं। हवन, जो पूजा पाठ में हम लोग स्वाहा करते हैं उसको हवन कहा जाता है। ऐसे पवन, हवा को पवन कहते हैं। दमन यानी किसी चीज का नाश कर देना, मर्दन कर देना, दमन कर देना, विनाश कर देना। तो इनका कोई ना कोई अपना अर्थ है, इसीलिए ये सार्थक शब्द है। अब हम आएंगे निरर्थक शब्द पर। किस पर? निरर्थक शब्द पर। तो निह अर्थ, निरर्थ यानी जिसका कोई भी अर्थ ना हो। लिखा है यहाँ परिभाषा कि जिन शब्दों के कोई निश्चित अर्थ नहीं होते हैं तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, यानी जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। आप अक्षरों को लाएंगे जरूर, जैसे म एक अक्षर है, क भी अक्षर है और ल भी अक्षर है, और ये तीनों अक्षर यानी तीनों वर्णों को मिला दिए अगर हम, तो बन रहा है मकल। मकल बन गया भले, लेकिन इसका कोई भी अपना अर्थ नहीं है, कोई भी इसका निश्चित अर्थ नहीं है। ऐसे ठमन, ठमन का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे म ल न, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। स ग न, कोई अर्थ नहीं निकला। यानी जिन शब्दों के कोई भी निश्चित अर्थ न हो उसे ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये रहा बेटा अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद। अर्थ के आधार पर कितने भेद? दो भेद। पहला को कहते हैं सार्थक और दूसरा को निरर्थक। अब हम देखने जा रहे हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बेटे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर हम शब्दों को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। किसके आधार पर? बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो पहला को कहते हैं रूढ़ शब्द। कुछ टीचर्स इसको रूढ़ी शब्द भी पढ़ाते हैं, दोनों एक ही नाम है। अगर कोई टीचर आपको मान लीजिए अब स्कूल में गए, वो सर पढ़ाने लगे रूढ़ी शब्द, तो आप यह ना समझे कि सर इसके सर तो हमको रूढ़ शब्द पढ़ाए हैं, इसलिए हमने या में लिख दिया कि दोनों का मतलब सेम होता है। रूढ़ शब्द कहिए या रूढ़ी शब्द कहिए। ऐसे ही यौगिक शब्द, दूसरा होता है आपका यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो ये तीनों का परिभाषा फिर अलग अलग हम लिखवाएंगे अगले वीडियो में आपको। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे उद्गम। उद्गम की दृष्टि से बेटे शब्द के चार भेद हो जाते हैं। कितने भेद? चार भेद हो गए। फिर देखिए अगर अर्थ के दृष्टि से शब्द का भेद पूछा जाए तो दो होंगे, सार्थक और निरर्थक। अगर व्युत्पत्ति या बनावट के दृष्टि से पूछा जाए तो तीन हो जाएंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और यहीं पर अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि उद्गम की दृष्टि से कितने होते हैं तो चार होते हैं। कितने? चार। पहला को कहते हैं हम तत्सम शब्द, दूसरा को तद्भव कहते हैं, तीसरा को हम जो है देशज शब्द कहते हैं और चौथा को विदेशज शब्द। अब यहाँ देखिए पहला है क्या? तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशज शब्द।
यही आपके शब्द भेद होते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके शब्द के अलग अलग परिभाषा किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से